कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आपके सम्मुख दो परस्पर लंबवत रेखाएं प्रदर्शित हैं। यहाँ पर देखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं इस प्लेन को 4 समान भागों में बांटती है। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो x अक्ष, y अक्ष और चारों चतुर्थांशों को मिलाने से निर्देशांक तल बनता है। तो ये एक पूरा निर्देशांक तल अर्थात निर्देशांक समतल हुआ। अब हमको यह पता लगाना है कि किसी बिंदु के निर्देशांक अर्थात x अक्ष का मान और y अक्ष का मान यदि दिए गए हैं तो इस निर्देशांक समतल पर उन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और हमको यह भी बताना है कि वह जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में या चतुर्थ में। तो इसके लिए हमें कुछ चिन्हों पर ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं कि यह मूल बिंदु वो है। मूल बिंदु से दाईं तरफ x अक्ष में जाने पर x अक्ष का मान धनात्मक मिलेगा। ठीक है, x अक्ष का मान धनात्मक, ध्यान रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर धन चिन्ह पहले आया। इसके बाद अगर हम y अक्ष में ऊपर की ओर चलें, देखिए हम पहले चतुर्थांश के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा तो उसके लिए x निर्देशांक पहले हमको बताना होता है। तो x निर्देशांक यहाँ पर धन दिशा में है तो इसका मान धन होगा। फिर इसके बाद यह y धनात्मक दिशा में जाएगा तो उसका भी मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक मिलेगा बिंदु का वह धन चिन्ह वाला होगा। ठीक है। आइए देखते हैं द्वितीय चतुर्थांश के लिए। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु ओरिजिन से अगर हम बाईं ओर x अक्ष पर चलें तो चूंकि यहाँ x अक्ष का मान ऋणात्मक है तो इसलिए x निर्देशांक जो भी होगा वह ऋणात्मक मान वाला होगा, ऐसे। और उसके बाद हमको ऊपर की ओर जाना है, y धनात्मक है तो इसलिए जो y अक्ष अर्थात y निर्देशांक जो मिलेगा वह धनात्मक होगा। ठीक है। पुनः देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में मूल बिंदु से हम बाईं ओर x अक्ष में जाते हैं तो यहाँ x का जो मान आएगा वह ऋणात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। इसके बाद हमको y अक्ष की तरफ चलना है, ऋणात्मक y अक्ष की तरफ, इसलिए y का जो निर्देशांक आएगा वह भी ऋणात्मक मान वाला होगा, ऐसे। आइए देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु है उसके लिए चिन्ह क्या होगा। तो मूल बिंदु से दाईं ओर अगर हम x अक्ष की ओर तरफ चले, धनात्मक x अक्ष की ओर, तो यहाँ जो x निर्देशांक प्राप्त होगा वह धनात्मक मान वाला होगा। इसी प्रकार अगर हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर देखिए y का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा वह x और y के जो निर्देशांक होंगे वो धनात्मक होंगे दोनों। द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसका जो निर्देशांक आएगा वह ऋणात्मक मान अर्थात x निर्देशांक का मान ऋणात्मक और y निर्देशांक का मान धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों का मान ऋणात्मक होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x निर्देशांक का मान धनात्मक और y निर्देशांक का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है। इस नियम के आधार पे आइए अब हम प्रश्नावली 6.1 आइए देखते हैं। प्रश्नावली
1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। नीचे दिए गए बिंदुओं, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे नंबर पहला का पहला में दिया है 3, 4, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है -5, 6। तीसरा है -2, -1 और चौथा दिया है बिंदु 2.5 और फिर यहाँ पर है -7, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसा है कि नीचे अर्थात ये कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर अर्थात इन बिंदुओं को इस निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करना है। और हमको यह भी बताना है कि ये जो बिंदुएं हैं वह किस चतुर्थांश में आएंगी। जैसे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आइए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, दो परस्पर लंबवत रेखाएं ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर परस्पर लंबवत का है तो ये 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और इसके बाद इसको अक्ष को नाम दे देंगे। ये एक्स अक्ष हो गया, धनात्मक दिशा है, और ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक इधर हो गया, ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया। ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक वाई अक्ष हो गया। मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक वाई अक्ष, तो वाई डैश। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स अक्ष पर समान दूरी पर, जिसको एकक दूरी इकाई दूरी भी बोल सकते हैं, इकाई दूरी पर यहाँ से यहाँ तक, फिर उतने ही दूरी यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से समान दूरी पर कुछ चिन्ह अंकित कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष पर इकाई दूरी मान लेते हैं, तो चाहे वह एक इकाई दूरी अर्थात 1 सेंटीमीटर की भी दूरी हो सकती है, तो इकाई दूरी पर इस प्रकार से हम चिन्ह अंकित कर लेते हैं और ये नीचे की तरफ भी चिन्ह अंकित कर लेते हैं। आइए यहाँ पर सबसे ऊपर में एक पैमाना मान लिया जाता है। पैमाना x व y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 इकाई मानते हैं। अर्थात जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 सेंटीमीटर हुआ तो ये 1 इकाई हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इसको हम 2 कह सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और ठीक इसी प्रकार बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5। आइए वाई अक्ष पे भी वैसे ही लिख देते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए नीचे की ओर लिख देते हैं -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से। अब हमको इन बिंदुओं को इस समतल निर्देशांक समतल पर हमको प्रदर्शित करना है। आइए सबसे पहले हम बिंदु 3, 4 के निर्देशांक के लिए देखते हैं। एक ऐसा बिंदु जिसका निर्देशांक 3, 4 है। तो आइए कैसे करेंगे। तो देखिए 3, 4, तो 3 जो है x निर्देशांक है और 4 जो है y निर्देशांक है। तो सबसे पहले हमें x निर्देशांक को लेना होता है, ठीक है। जब भी लेंगे तो x निर्देशांक को पहले लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु में आ गए। फिर यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि x का मान कितना है 3, तो अवधन 3 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही जो मान है वह क्या है, धनात्मक वाला है। तो ये जो बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में हो गई है, तो स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे हैं थोड़ी देर पहले। तो a यहाँ से देखिए 0, 1, 2, 3 यहाँ आ गया। अब उसके बाद फिर y का मान कितना है 4, तो 4 खाने हम ऊपर चलेंगे तो इसको यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ से इस सीध में आइए ऐसे और यहाँ से 3 के ऊपर चलिए, तो ये 3 के ऊपर गए और उधर 4 में ऐसे।
देखिए 3 के सीध में जाएंगे यहाँ और इधर 4 के सीध में आएंगे यहाँ। तो ये एक बिंदु आया, इसको ऐसे राउंड में बंद कर देंगे। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 3, 4। ठीक है, इस प्रकार हमने इस बिंदु को प्राप्त कर लिया। आइए यहाँ देखते हैं ऋण 5, 6। तो देखिए ऋण 5 और 6 आया है, तो x का निर्देशांक का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक। तो ये जो बिंदु है वह द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x का मान ऋण। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर देखिए x का मान ऋण, y का मान धन। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ऋण 5 आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ऋण 5 यहाँ आ गया और इसका मान धनात्मक 6 है। तो ये ऊपर जाएंगे धनात्मक है ना, धन 6 के लिए। तो धन 6 इधर है, इसके सीध में देखिए और इसके सीध में जाइए। तो लगभग ये बिंदु यहाँ आ रहा है, मैं इसको राउंड कर दे रहा हूँ ऐसे। तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा ऋण 5, 6। अगर इस बिंदु का कुछ नाम होगा तो आप नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको नाम ए देना चाहें तो बिंदु ए दे दीजिए, इसको बी देना चाहें तो नाम बी दे सकते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक ऋण 5, 6 पढ़ेंगे, इसको बिंदु ए के निर्देशांक 3, 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ऋण 2, ऋण 1 दोनों ही ऋणात्मक मान है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। तो ऋण 2 मतलब ऋण 1, ऋण 2 इधर और ऋण 1 मतलब नीचे जाएंगे तो लगभग ये यहाँ आएगा, इसके सीध में और इसके सीध में ये। तो मान लीजिए इसको बिंदु सी दे देते हैं, ऋण 2, ऋण 1। ठीक, अब 2.5 है, ऋण 7 है, तो ये धन है, ये ऋण है, मतलब चतुर्थ में है। तो 1 और 1, 2, 2.5 बोला है, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर 2.5 आएगा। ठीक है, तो ये 2.5 हो गया। और ऋण 7, तो ऋण 7 अर्थात नीचे आएगा। तो इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप तो इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए हम इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे, बढ़ा लीजिए। अब इसको हम पैमाना को जितना दूरी ये माने हैं, ये मान लीजिए 6 है, ऋण 6। इसी प्रकार ये कितना हो गया, ऋण 7। तो ऋण 7 के सीध में आइए और 2.5 के सीध में ऐसे करके देखिए। आप इसके सीध में ऐसे करके आइए और इसके सीध में, तो ये हो गया बिंदु ऐसे। मान लीजिए इस बिंदु का नाम है डी, तो ये हो जाएगा 2.5 और ऋण 7। तो इस प्रकार से हमने दिए गए बिंदुओं को किस चतुर्थांश में है ये हमने प्राप्त किया और उनको हमने निरूपित भी किया। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। ध्यान दीजिए 0, 5, ये जो बिंदु है किस अक्ष पर है। तो आइए हम इसी का प्रयोग कर लेते हैं। 0, 5, तो x का मान 0 होगा और y का मान क्या होगा, 5। x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 5। तो सबसे पहले हमको x निर्देशांक देखना होगा। तो x निर्देशांक मतलब ये 0 हो गया, यहीं पर आएगा। और y का मान 5 है, वो धन 5 है, तो हमको ऊपर जाना होगा y अक्ष में। 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पर ये अभिष्ट बिंदु हो गया। देखिए अभिष्ट बिंदु। तो यह बिंदु किस, देखिए किस अक्ष पर स्थित है बोला है, तो चूंकि यह y अक्ष है तो इसलिए यहाँ लिख देंगे यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है, पर स्थित है। आइए एक दूसरा बिंदु देखते हैं। इसी में ऋण 6, 0, ये जो बिंदु है किस अक्ष पर स्थित है, आइए देखते हैं। ऋण 6 मतलब यहाँ से बढ़ेंगे 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इसको हम बढ़ा लेते हैं। आइए थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, स्केल पेंसिल का। यहाँ पर मान लीजिए ऋण 6 ये है, तो ऋण 6, तो ऋण 6 ये आ गया।
और फिर 0, y का मान 0 है तो 0 ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, क्योंकि 0 तो यहीं रहेगा। तो इस बिंदु को हम इस प्रकार राउंड कर देते हैं। तो देखिए ऋण 6 शून्य किस अक्ष पर स्थित है, तो ये तो x अक्ष है ना, तो यहाँ लिख देंगे x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ऐसे इससे यह स्पष्ट होता है, यदि किसी, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी बिंदु का x से निर्देशांक अगर शून्य होता है तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा सदैव। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है तो वह बिंदु सदैव x अक्ष पर स्थित होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, बिंदु P, कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है ऋण 4 ऋण 7, खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान है, चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको यह बताना है कि बिंदु P जिसका निर्देशांक ऋण 4 ऋण 7 है किस चतुर्थांश में है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में या चौथा में। तो आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरे चतुर्थांश में x निर्देशांक मान ऋण है और y का भी मान ऋण है, y निर्देशांक का, इसका मतलब दोनों ऋणात्मक मान है। तो यहाँ पर चूंकि ऋण 4 है ऋण 7 है, दोनों ही ऋणात्मक है, तो इसलिए यह जो बिंदु होगा P वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ लिख लीजिए तृतीय, ठीक है। आगे देखते हैं, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। थोड़ा देर पहले ही हमने क्या देखा है कि x अक्ष पर स्थित कोई अगर बिंदु है, ध्यान से सुनेंगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था कि यदि जैसे कोई बिंदु x अक्ष पर है, जैसे यहाँ पर देखिए बिंदु x अक्ष पर है, तो इसका y निर्देशांक क्या था, शून्य था। ये देखिए शून्य था ना, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य होगा। आगे देखते हैं तीसरा, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं, तो क्या होंगे जी, लंबवत, ठीक है, एक दूसरे 90 अंश का कोण बनता है। चौथा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, y अक्ष पर जैसे यहाँ पर एक बिंदु हमने यहाँ पर था हमारे पास ये, तो इसका x का मान क्या था, देखिए x का मान 0 ही था, तभी तो यहाँ y यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। क्यों होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि मूल बिंदु 0 की दूरी x अक्ष और y अक्ष अर्थात भुज और कोटि दोनों से 0 होती है, ठीक है, इसलिए इसका निर्देशांक हम 0 0 लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक प्रश्न क्रमांक 4, ध्यान देंगे, आलेख 5, आपको एक आलेख दिखाया जाएगा, उस आलेख में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। आइए ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से आप देखिए, ये x अक्ष हुआ और ये है y अक्ष, और दोनों का जो कटान बिंदु है वह मूल बिंदु O है। आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान हो। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान से देखना है, सबके निर्देशांक को गौर से देखिए, इन सभी बिंदुओं में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें x निर्देशांक अर्थात x का मान कह सकते हैं, x अक्ष में मान x का क्या होगा जो समान है सब में। तो आइए कुछ बिंदुओं को गौर से यहाँ पर देखेंगे तो पता चलता है, जैसे बिंदु B में यहाँ पर देखिए x का मान 3 है, बिंदु D को भी देखिए x का मान 3 है, बिंदु P को भी देखिए
x का मान क्या है 3 है। अर्थात बिंदु B, पहला प्रश्न में आप क्या लिख सकते हैं, बिंदु B, बिंदु D और बिंदु P, तीनों बिंदुओं में x निर्देशांक का मान समान है। ये पहला हो गया। आइए फिर और देखते हैं कुछ और बिंदुओं को। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, बिंदु R को देखिए, और बिंदु R को देखने के बाद आप एक और बिंदु को देखिए, यहाँ पर G को। यहाँ पर देखिए बिंदु G में x का मान ऋण 5 है, ठीक है, और बिंदु R में भी मान कितना है, ऋण 5 है। अर्थात बिंदु G और बिंदु R दोनों में x निर्देशांक समान है, ठीक है, दूसरा हो गया इसका। और इसमें देखते हैं, इसमें देखिए बिंदु C भी दिख रहा है यहाँ पर। बिंदु C का x निर्देशांक 5 है और बिंदु S का x निर्देशांक क्या है, देखिए यहाँ भी 5 है। तो बिंदु C और बिंदु S दोनों के भी x निर्देशांक क्या है, समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त कर लिया। आइए प्रश्न यहाँ पर B को देखते हैं। ऐसे बिंदुओं को लिखिए, इन सभी बिंदुओं में से ऐसे बिंदुओं को लिखना है जिनके y निर्देशांक समान है। तो अब y निर्देशांक समान अर्थात y का मान समान होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु स्पष्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए बिंदु B को देखिए, y का मान है 6 और यहाँ पर है बिंदु E। बिंदु E का भी मान क्या है, 6। तो बिंदु B और बिंदु E दोनों के y निर्देशांक समान हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं, कुछ और बिंदु मिल जाएंगे। तो देखिए बिंदु P और बिंदु Q को देखिए ध्यान से। बिंदु P का y निर्देशांक ऋण 2 है और बिंदु Q का y निर्देशांक भी ऋण 2 है। तो बिंदु P और Q दोनों के y निर्देशांक समान हैं। आइए पता लगाते हैं क्या कोई और बिंदु ऐसे हैं जिनके y निर्देशांक समान हैं। तो देखिए गौर से यहाँ पर C, बिंदु C का जो y निर्देशांक है 5 है और इसी प्रकार बिंदु ये C हो गया ना। तो और इसके बाद बिंदु G को भी देखिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ भी 5 है। तो दोनों के y निर्देशांक समान हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न B हमने हल कर लिया। आइए प्रश्न C क्या कहता है, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों समान हो। अर्थात x निर्देशांक का जो मान आएगा वही मान y निर्देशांक का हो, तो उसको समान है। तो ऐसे कौन कौन से बिंदुएं हैं, देखिए क्रम से। तो यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं ग्राफ में बिंदु Q। ये देखिए बिंदु Q है। इस बिंदु Q में x का निर्देशांक कितना है, ऋण 2, और y का निर्देशांक भी क्या है, ऋण 2। अर्थात दोनों निर्देशांक समान है। तो पहला बिंदु हमें प्राप्त होता है Q। आइए और कुछ इसी प्रकार से बिंदु, हाँ यहाँ भी देखिए बिंदु R में x का निर्देशांक है ऋण 5 और y का निर्देशांक है ऋण 5। तो बिंदु R भी है जिसके दोनों निर्देशांक समान हैं। और यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ आ जाइए बिंदु D। बिंदु D में x का निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक भी 3 है, तो दोनों समान है। तो इस प्रकार बिंदु D भी है। आइए देखते हैं बिंदु C भी है ठीक ऊपर में। यहाँ C में यहाँ पर देखिए x निर्देशांक का मान 5 है और y निर्देशांक का भी मान क्या है, 5 है। तो इस प्रकार से ऐसे बिंदु जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक समान है कौन कौन से प्राप्त हो गए, Q प्राप्त हुआ, ठीक है ना, R प्राप्त हुआ, D प्राप्त हुआ और C। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी हमने हल कर लिया। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर में बनाना रहे तो आप एक सादे ग्राफ पेपर लीजिए और उसमें x अक्ष और y अक्ष को आप दर्शा करके आप दिए गए बिंदुओं को, अभिष्ट बिंदुओं को आप पहले किस चतुर्थांश में आएगा उसको प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। और लगातार, और अगर कहीं मान लीजिए आपको सादे कागज पर बनाना होगा तो फिर मैंने तो फिर बताया ही इसके पहले, तो उस प्रकार सादे कागज में आपको माप के बनाना होगा। तो इसको आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे,
जब भी आप इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे सवाल इससे संबंधित, तो जब भी आपको आलेख खींचना होगा तो आपको स्केल पेंसिल का ही मदद लेना होगा। ठीक है, आप स्केल पेंसिल से स्केल से आप इन दूरियों को बराबर मापिए, इसको भी, और यहाँ पैमाना जरूर लिख लीजिए। ठीक है ना, ऊपर कोने में। और इस प्रकार से प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है। अगले प्रश्नावली को हम आगे की कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।